आंसर इसके नोट कर लो, क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका पहले वाले का आंसर आएगा 20.26 डिग्री सेल्सियस और सेकेंड पार्ट का आंसर आएगा 19.76 डिग्री सेल्सियस। बताना नहीं है ना किसी को, हो गया सभी से? ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आना चाहिए 12 ग्राम। ये बताना है। देखो इसको क्या कह रहा यस है, सर। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर is to be raised from 24 degree Celsius to 90 degree Celsius by adding steam to it. Calculate the mass of steam required for this purpose. तो heat required by water कितना होगा पहले ये निकाल लो। तो इसको हम सीधे सीधे एम एस डेल्टा टी कर सकते हैं। एम हो गया 100 ग्राम और वाटर का स्पेसिफिक हीट हम लोग 1 ले सकते हैं और इनटू करेंगे 90 माइनस 24। तो ये कितना आएगा कैलोरी में? 6600 कैलोरी। तो अब इसमें क्या, लेट m ग्राम स्टीम इज रिक्वायर्ड। तो हीट गिवन बाय स्टीम कितना लिखेंगे? तो देखो स्टीम अगर m ग्राम है तो पहले वो स्टीम कंडेंस होगी वाटर में, तो वाटर में कंडेंस होगी तो उसको कितनी हीट निकालेगी वो m इंटू एल वी। उसके बाद बनेगा 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनेगा और वो वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि फाइनली जो है ना, फाइनली इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर जो है 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी दोनों सिस्टम 90 पे आएंगे तो वो स्टीम भी 90 पे ही पहुंचेगी। तो इसमें प्लस हम इसमें और करेंगे m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी में 100 माइनस 90 करेंगे तो ये देख लो कितना आएगा, ये आएगा 540 m और ये आएगा प्लस 10 m, तो ये 550 m हो जाएगा। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करें फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट as absorbed by water is equal to heat given by steam, तो m का वैल्यू 6600 अपॉन 550 आएगा। क्यों भाई, कितना आता है ये? हम्म 12 ग्राम आएगा ना, बोलिए। मुझे लग रहा है कि तुमने ये वाला पार्ट नहीं लिया है। क्यों भाई, ये वाला पार्ट नहीं कंसीडर किया ना शायद। क्लियर है अभी? यस। ठीक है, और देखो नेक्स्ट इसका आंसर निकाला। इसका आंसर 273 केल्विन आना चाहिए। सर अभी ट्राई नहीं कर पाए। तो करो ट्राई, ट्राई तो करना जरूरी है पहले। देखो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है ना जिसमें अलग अलग मटेरियल मिक्स कर रहे हैं और जिसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। देखो अनसर्टेनिटी इस बात की है कि फाइनली वाटर रहेगा या फाइनली आइस भी बचेगा या आइस प्लस वाटर होगा या स्टीम होगा या स्टीम प्लस वाटर होगा, बहुत सारे कंफ्यूजन है इसमें। तो जहां भी इस तरह की अनसर्टेनिटी है उसको क्या करो, एक प्रॉपर प्रोसेस बताता हूँ वैसे ही करना, तो तुम्हें जरा कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह ये सब नहीं होंगी। क्या करो, स्टीम है और आइस है तो मैं एक काम करता हूँ, एक तरफ स्टीम ले लिखता हूँ। तो सपोज 50 ग्राम स्टीम है कितने टेम्परेचर पे, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हम इसमें मिक्स करने वाले हैं 450 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब हमको मालूम है कि जैसे ही मिक्स करेंगे आइस मेल्ट होना शुरू होगी और स्टीम कंडेंस होना शुरू होगी। तो हम केवल चेक कर रहे हैं फिलहाल, फाइनली क्या होगा उस पर नहीं पहुंच रहे हैं, चेक कर रहे हैं केवल। तो मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा अगर स्टीम वाटर में कन्वर्ट होता है तो ये कितनी हीट निकालेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। तो कितनी हीट निकालेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 50 इंटू 540 हीट निकालेगा ये। क्यों भाई, तो 50 इंटू 540 निकाल के रख लो तो ये आएगा 27,000 कैलोरी। बताओ पहले।
इतना क्लियर है? अब सपोज ये सारा का सारा आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा तो इसको कितना हीट चाहिए? तो इसको चाहिए मान लेते हैं Q2, तो Q2 कितना होगा? तो Q2 निकालोगे तो ये आएगा 450 इंटू 80 कैलोरी के हिसाब से। तो 450 इंटू 80 करोगे, आइस ये 0 पे आएगा। नहीं था। 36,000। अच्छा 0 पे नहीं है आइस, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ आइस 0 पे नहीं है, करेक्ट करेक्ट, कोई बात नहीं। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको आइस दिया हुआ है -20 डिग्री सेल्सियस पे ना, तो पहले क्या होगा, पहले आइस 0 डिग्री सेल्सियस का आइस बनेगा और फिर 0 डिग्री सेल्सियस का जो आइस है वो कंप्लीटली मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाएगा, कोई बात नहीं। तो इस प्रोसेस में इसको कितना हीट चाहिए? Q2, तो ये हो जाएगा M इंटू एस, आइस का S जो है वो 0.5 है, देख लो ध्यान से, हाफ है उसकी वैल्यू, और इंटू डेल्टा टी यानी 20, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 225 कैलोरी। तो ये आएगी 4500 कैलोरी। अब जैसे ही हम ये पहला स्टेप करेंगे ना, तो यहाँ 27,000 है और यहाँ 4500 है, इसका मतलब है कि ये वाला प्रोसेस हम और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाते हैं, तो इसको और कितना Q3 लगेगा? तो इसको Q3 लगेगा 450 इंटू 80 कैलोरी, तो 450 इंटू 80 करो, तो ये वैल्यू आती है 36,000। अब ये 36,000 आ गई, जबकि इधर तो सिर्फ 27,000 है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, अब इधर वाले पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। बैलेंस होना है, कहाँ पे बैलेंस होंगे ये चेक करना है। तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर अब अगर हीट निकालेगा तो ये पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, तो अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे पहुंचेगा तो ये कितना हीट निकालेगा? Q4, तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा M इंटू एस इंटू डेल्टा टी, तो ये तो सिर्फ 5,000 ही हुआ, क्यों भाई? मतलब हम अगर इधर टोटल भी कर लें तो इधर टोटल 32,000 होता है, जबकि इधर टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम मैच करेगा वो कहाँ करेगा? तो मैं कहूंगा कि ये वाला जो प्रोसेस है 36,000 वाला, ये पूरा नहीं होगा, ये बीच में ही कहीं रुक जाएगा। कहां तक रुकेगा? जब तक यहाँ पे हीट रिक्वायरमेंट इन दोनों की इक्वल बनेगी, यानी 32,000। तो अब ऐसे देखो कि कितना आइस, यहीं से हम लोग बता सकते हैं कि हेंस ऑल आइस विल नॉट मेल्ट, ठीक है ना। हेंस फाइनल टेम्परेचर जो होगा, अगर हमें खाली टेम्परेचर पे पता करना है तो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। हाँ, हमसे अगर ये पूछा होता कि कितना आइस मेल्ट होगा जरा ये बताओ, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ आइस मेल्टेड, बता सकते हो कैसे निकालेंगे, कितना आइस मेल्ट होगा? तो देखो ये वाला प्रोसेस तो पूरा होगा, बात समझ में आई, जब तक सारी की सारी आइस, क्योंकि ये तो 4500 ही है ना। तो ऐसे देखो कि 32,000 में से 32,000 में से 4500 तो उधर निकल जाएगा, और जो बचेगा यानी 32,000 माइनस 4500, उतना अमाउंट हीट यूज होगा आइस को मेल्ट होने के लिए। तो उससे कितने ग्राम आइस मेल्ट होगी? तो 80 कैलोरी पर ग्राम से डिवाइड कर दो, तो यहां से निकल के आएगा 32,000 माइनस 4500 एंड डिवाइडेड बाई 80। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो यहां से आएगा 30 नहीं 343.75 ग्राम आइस विल मेल्ट। समझ में आया पूरा क्वेश्चन? बताओ। यस सर। कभी भी मिक्सिंग है, अनसर्टेनिटी है, तो उस अनसर्टेनिटी को डील करने का यही तरीका है, हम दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कहां पे मैच हो रहा है। मैच तभी होगा जब इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, ध्यान रखना। कोई डाउट इसमें? बताओ क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, इसका किया भी नहीं किया, देखो इसको ट्राई करो, बताना आंसर फिर। इसका आंसर ए आना चाहिए, ठीक है। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ 1 किलोवाट एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द लिड ऑफ द कंटेनर इज ओपन एंड एनर्जी डिसिपेट्स एट ए रेट, मतलब हम उसको दे रहे हैं एनर्जी 1 किलोवाट के रेट से, और बाहर जो एनर्जी लॉस हो रही है वो हो रही है 160 जूल पर सेकेंड से। तो कितनी देर में टेम्परेचर 27 से 77 होगा? तो हीट रिक्वायर्ड बाई वाटर कितना होगा?
तो हीट रिक्वायर्ड बाई वाटर हो जाएगा, देखो 2 लीटर का मतलब होता है 2 किलोग्राम, एंड 2 किलोग्राम मतलब 2000 ग्राम, तो किलोग्राम में ही है तो किलोग्राम में भी रख सकते हो। कितना लिखेंगे, 2 किलोग्राम हो गया इंटू एम एस, एस का मतलब हो गया 4.2 किलो जूल है, तो 10 पावर 3 कर दें इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब होगा 77 माइनस 27, तो ये वैल्यू देख लो कितना बनेगी। तो ये वैल्यू आ रही है 4.2 इंटू 10⁵ जूल, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब बाई वाटर का जो रेट है यानी dQ/dt का, तो वो हीट एब्जॉर्ब हो जा रही है 1000 जूल पर सेकंड मिल रही है, और 160 से लॉस हो रहा है यानी कि 840 जूल पर सेकंड उसको मिल रही है। तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 840, तो देख लो कितना आएगा। तो ये 500 सेकेंड्स आ रहा है, क्यों भाई, मतलब ये हो गया 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। कर लिया ना सभी ने, बोलिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 11 देखिए, इसमें आंसर आना चाहिए, निकालो पहले आंसर फिर बताएंगे। आंसर इसका 8 ग्राम्स आना चाहिए। इनिशियली हमारे पास m ग्राम आइस था -5 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। नाउ इट इज गिवन 420 जूल ऑफ हीट एंड आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। देखो आइस मेल्ट तब होगी जब ये पहले सारा का सारा आइस कितने टेम्परेचर पे आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से कह रहा है फाइनली व्हेन आइस वाटर मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट 1 ग्राम ऑफ आइस हैज मेल्टेड। तो इसके बाद जो है फाइनली 1 ग्राम आइस मेल्ट हो गई है, यानी कि 1 ग्राम वाटर होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और बची हुई अभी भी आइस है m-1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है कि Q1 और Q2 का जो सम है, Q1 Q2 का सम वो 420 जूल है, तो उसके लिए m क्या होना चाहिए। देखो सीधा क्वेश्चन है ये भी, कर लेना चाहिए आप लोगों को। क्या आएगा, तो पहले क्या करेंगे, पहले आइस को तो m इंटू एस यानी कि 2100 जूल पर केजी है, तो कोई बात नहीं, MS डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब हो गया 5, प्लस फिर इसमें से केवल मेल्ट कितनी हो रही है, अब ये m ग्राम में है तो इसमें 1000 से डिवाइड कर देते हैं, और इसमें से केवल 1 ग्राम मेल्ट हो रही है, तो 1/1000 किलोग्राम हो गया, और लेटेंट हीट हो गया 3.36 इंटू 10⁵ नाउ दिस वैल्यू इज गिवन एज 420 जूल। तो यहाँ से सॉल्व करने पे m की वैल्यू 8 आनी चाहिए। आ रही है, बोलो, सीधा क्वेश्चन है। बोलिए, कोई डाउट अगर तो। ठीक है, और देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर आना चाहिए 0.495 kg। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कह रहा है आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg एट 0 डिग्री सेल्सियस
is placed in an isolated container which is at 227 degrees Celsius. The specific heat S of the container varies with temperature. यानी इस कंटेनर का जो स्पेसिफिक हीट है वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, तो वो वेरिएशन हमको दिया हुआ है. Find the if the final temperature of container is 27, find the mass of container. तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आइस उसको हीट दे रहा है और कंटेनर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. तो हीट गिवन बाई आइस निकाल लो पहले कितना होगा. तो पहले आइस जो है ये मेल्ट होगी, तो 0.1 kg मेल्ट होगी तो कितना हीट लगेगा. 0.1 kg है तो इंटू कर देंगे हम 8 इंटू 10⁴ कैलोरी में. और फिर उसके बाद जो वाटर बनेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी m इंटू एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा 27. तो ये वैल्यू देख लो कितनी बनेगी. क्यों भाई? ये वैल्यू आ रही है 1.07 इंटू 10⁴ कैलोरी में. अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे कंटेनर के लिए. तो कंटेनर का अगर टेम्परेचर dt चेंज होता है तो उसका जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो ms dt के इक्वल होगा. बट यहाँ पे क्योंकि s वेरिएबल है तो जब हम q कंटेनर निकालेंगे तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बस ये है. तो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग लगाएंगे s dt और s की वैल्यू दी हुई है a प्लस बी टी इंटू डी टी. और टेम्परेचर की लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाएंगे, तो ध्यान से देखो टेम्परेचर हमें 27 से 227 का निकालना है. ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, अगर तुम a और b जो कांस्टेंट दिए हुए हैं इनके अगर यूनिट्स चेक करोगे तो इनके यूनिट्स में केल्विन आ रहा है. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि टेम्परेचर हम 27 से 227 यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 300 केल्विन टू 500 केल्विन. देखो ध्यान से. ठीक है, तो ये आ जाएगा m इंटू, अब इसको देख लो क्या बनेगा ये. तो ये हो जाएगा a इंटू 500 माइनस 300 प्लस b/2 इंटू क्या लिखेंगे 500 स्क्वायर माइनस 300 स्क्वायर. a और b की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, वो वैल्यू रख दो और q आइस इज इक्वल टू q कंटेनर कर दो. तो यहाँ से तुमको मास की वैल्यू मिल जाएगी 0.495 kg. बताओ कहाँ डाउट है, कोई स्टेप जो नहीं क्लियर हो बोलिए. क्लियर है? ठीक है, तो ये कैलोरीमेट्री यहाँ पे खत्म होता है. कैलोरीमेट्री में और कुछ नहीं है, क्वेश्चन ही हैं और थोड़े से कर लेना HCV वगैरह के तो और क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं हीट के अगले यूनिट में. छोटे छोटे यूनिट्स हैं कई सारे तो, और नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं पहले ये समझ लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं. थर्मल एक्सपेंशन का सिंपली मतलब ये हुआ ऐसे मटेरियल्स जिनको अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनके वॉल्यूम में, उनके साइज में, उनके एरिया में एक्सपेंशन होता है. ठीक है, तो इस कैटेगरी में मेटल्स तो आ ही गए सारे के सारे. मेटल का अगर हम हीट करते हैं, मेटल को हीट करेंगे तो मेटल विल एक्सपैंड. बहुत थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा बट एक्सपैंड होगा. तो एक तो हमें मेटल्स डील करने हैं. लिक्विड्स में जैसे वाटर का भी अपना एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, वाटर भी एक्सपैंड होता है. हालांकि वाटर में एक एनामोलस बिहेवियर होता है नियर 4 डिग्री सेल्सियस. वाटर के केस में तुमने सुना होगा, याद है कि 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस में वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर एक्सपैंड ही होगा. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम रहता है, उसके बाद फिर डेंसिटी उसका डिक्रीज होने लगेगा. तो उस हिसाब से वाटर इस कैटेगरी में आ जाएगा.
मरकरी की भी कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, मरकरी में भी यही एक्सपेंशन आएगा। तो सिंपली ध्यान रखो, हमें उन मटेरियल्स को ही डील करना है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे उनमें एक्सपेंशन हो रहा है, सिंपली बोले तो, ठीक है ना। हालांकि वो जो एक्सपेंशन है वो ऐसा नहीं है कि हर एक टेम्परेचर पे एक्सपेंशन का जो रेट होता है वो सेम होता है, अलग अलग होता है। बट हाँ ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हो सकता है इस कुछ चैप्टर में हर जगह कांस्टेंट ले लिया जाए कि सपोज उसको कांस्टेंट रेट से अगर इंक्रीज कर रहा है तो आगे क्या प्रॉब्लम्स बनेंगे, ठीक है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट तो सीधा ये है, अगर हम लीनियर एक्सपेंशन से स्टार्ट करें तो ये है कि अगर हम एल लेंथ का रॉड ले रहे हैं, ध्यान से देखना, तो जैसे अगर ये मेटल का रॉड है, किसी टेम्परेचर पे है, मान लेते हैं ये है टेम्परेचर टी पे। अब ये बताओ कि अगर ये टेम्परेचर पे है, टी टेम्परेचर पे, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं मेटल के अंदर, क्या कहोगे उन एटम्स के बारे में, वो रेस्ट पे होंगे या वाइब्रेट कर रहे होंगे, क्यों भाई? इसके अंदर जो मेटल एटम्स हैं वो रेस्ट पे हैं या फिर वो वाइब्रेट कर रहे हैं? तो देखो हर टेम्परेचर पे उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, और इस केस में वो वाइब्रेट हो रहे होंगे, उनके पास भी अपनी एक काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट भी हो रहे होंगे। अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मान लेते हैं हम इसका टेम्परेचर टी से बढ़ा के टी प्लस डी टी करते हैं, तो देखो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनके वाइब्रेशन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। वाइब्रेशन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो अपने नेबरिंग एटम से कोलिजन बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ने से क्या होगा, उनके बीच का जो इंटर एटॉमिक स्पेस है, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। भले ही बहुत थोड़ा सा मॉडिफाई होगी, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएगा तो थोड़ा सा मॉडिफाई होगी, बट हाँ मॉडिफाई तो होगी। और मॉडिफाई होने की वजह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा, इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका लेंथ हम लोगों ने टी टेम्परेचर डी टी टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इसको लिख दिया है, लेंथ हो गया है एल प्लस डी एल, ठीक है। अब तुम मुझे जरा कॉमन सेंस से सोच के बताओ कि फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो मुझे सोच के ये बताओ कि ये जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है ये किसके प्रोपोर्शनल बनेगा, या किस पे डिपेंड करेगा? रॉड में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ये किस किस बात पे डिपेंड करेगा, क्या लगता है तुम्हें, बताओ, क्यों भाई? टेम्परेचर, जो टेम्परेचर। क्या ऐसा बोल सकते हैं कि ये टेम्परेचर राइज के प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर में जितना ज्यादा राइज करेंगे एक्सटेंशन इन लेंथ भी उतना ही ज्यादा आएगा, और ये जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है ये एल पे भी डिपेंड करेगा। मान लो अगर हमने 1 मीटर का रॉड लिया है और उसमें एक्सटेंशन हुआ 1 सेंटीमीटर का, तो अगर हम वही रॉड 2 मीटर का लेते तो क्या उसमें एक्सटेंशन 2 सेंटीमीटर का आता? तो ये लेंथ के भी प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम ये दोनों बातें कंबाइन कर दें तो यहां से हमको मिलेगा कि जो लेंथ में एक्सटेंशन है डीएल, दिस इज इक्वल टू अल्फा एल डी टी, जहां अल्फा है, अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लिखना नीचे, दिस अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसका यूनिट क्या बनेगा बताओगे इस फॉर्मूले को देख के? क्यों भाई? इसका यूनिट तुम देखोगे तो ये बनेगा पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डीएल और एल तो कैंसिल हो गए, तो अपॉन डी आ जाएगा, 1/dt इसका यूनिट बनेगा। तो 1/dt का मतलब हो गया पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बोलिए, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस इज लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब पूरे के पूरे चैप्टर में हमें इसी इक्वेशन से ही रिलेट रखना है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का बस यही है जो मैंने एक लाइन में लिख दिया है, ठीक है। नीचे नोट करके लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, पहला पॉइंट इसमें यही लिखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली,
इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ओनली। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, ऑल्दो it is not a constant for all ranges of temperature, but it can be assumed as a constant for small change in temperature। ठीक है ना। नॉर्मली जो इसका ऑर्डर है, मतलब अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा का जो ऑर्डर है वो 10⁻⁻5 या 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होगा। ठीक है ना। जनरली जो इसका ऑर्डर बनेगा किसी भी मटेरियल के लिए, अगर हम टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखेंगे तो इट इज 10⁻⁻5 10⁻⁻6 के ऑर्डर का होगा। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, मतलब एल्यूमिनियम का अल्फा क्या है, कॉपर का अल्फा क्या है, वाटर का अल्फा क्या है, इन सब का अल्फा डिफाइन होगा। मतलब हर एक का जैसे डेंसिटी है मटेरियल का, वैसे ही उस मटेरियल का अल्फा भी है। ठीक है ना। तो वो मटेरियल किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर राइज में कितना एक्सपैंड होगा वो हमें उसका ये अल्फा बताएगा। तो ये बताओ, ये जो बेसिक मैंने जितनी बातें लिखी हैं उसमें कहीं कोई डाउट है? बताओ पहले, बोलो। क्यों भाई? No, sir. अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, और मतलब चैप्टर में देखा जाए तो है, पढ़ाने के लिए बहुत कम है, लेकिन एप्लीकेशन बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके। तो वो हम क्या करते हैं, उनको केस वाइज मैंने डिवाइड कर रखा है, तो वन बाय वन चलते हैं। तो नीचे हेडिंग डाल सकते हो, वेरिएशंस इन एक्सपेंशन में। ठीक है। और इसमें फर्स्ट हेडिंग पड़ेगा, फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड विथ अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब अगर हम अल्फा को कांस्टेंट ले लें तो किसी भी रॉड का जो एक्सपेंशन है वो किस तरह से होगा। मतलब हमें चाहिए क्या, हम क्या करने वाले हैं, रॉड का ये इनिशियल लेंथ हो गया, इनिशियल लेंथ हो गया इसका L1, और ये मान लेते हैं एट टेम्परेचर T1, और फाइनल लेंथ है इसका L2, और ये टेम्परेचर है T2। तो हमें ये चाहिए कि L1 L2 T1 T2 में क्या रिलेशन होगा व्हेन अल्फा इज अ कांस्टेंट। तो देखो, हम लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन लगाएंगे, एंड लॉ ऑफ थर्मल एक्सपेंशन सेज dl इज इक्वल टू अल्फा L dt। ठीक है। तो यहां से एक काम करो, L को क्या dl के साथ ले आओ नीचे, और उधर हो गया अल्फा dt। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में क्या, अल्फा जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। देखो दो सूरतें हमको मिलेंगी, या तो अल्फा तुम्हारा चेंज हो रहा होगा तो इंटीग्रेट होगा, या फिर अल्फा कांस्टेंट होगा। फिलहाल हमने अल्फा कांस्टेंट लिया है तो क्या इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dl अपॉन l इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dt। टेम्परेचर की लिमिट्स जाएंगी T1 से T2, और लेंथ की लिमिट्स जाएंगी L1 से L2। तो बताओ कि यहां से L2 इक्वल टू क्या आएगा। ध्यान से देखो, क्या L2 इक्वल टू L1 e टू द पावर अल्फा T2 माइनस T1 आएगा। बताओ पहले। Yes, sir. क्लियर है। बेसिक जो फॉर्मूला आएगा ना वो यही आएगा। अब हालांकि है क्या, ये फॉर्मूला हो सकता है तुमने देखा भी ना हो पहले कभी। ठीक है। जो हम लोग पॉपुलर फॉर्मूला होता है वो थोड़ा अलग है, बट जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है। अगेन मैं कहूंगा कि 99% क्वेश्चन में वो पॉपुलर वाला फॉर्मूला यूज होगा, बट 1% क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो इस पे बेस्ड हो, और एक बार आईआईटी में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है ना। वो ढूंढते ही ऐसी चीज है कि जो कॉमन नहीं हो। तो अब क्या करो, अब यहाँ पे हम एक काम ये करते हैं, एक कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन ये है, नोट करके, कि अगर ये जो अल्फा T2 माइनस T1 है, सपोज इसकी वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है, तो तुम्हें e की पावर x का एक्सपेंशन मालूम है? तो बताओ, e के पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 प्लस x
अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्यों भाई, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों भाई, और ये अप टिल कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, मालूम है ना ये। अब अगर इसमें अल्फा डेल्टा टी जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो इनके स्क्वायर क्यूब ये सारे टर्म्स होंगे इनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इनको नेग्लेक्ट कर दोगे तब जो फॉर्मूला हमको मिलेगा L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाला जो है ये इसका पॉपुलर फॉर्म है। अब पॉपुलर फॉर्म इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा भाई, ई की पावर में हम कहाँ तक लॉग टेबल देखते घूमेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है ज्यादातर क्वेश्चन जो तुमको मिलेंगे वो इसी कैटेगरी में मिलेंगे, बट ये बात चेक जरूर कर लेना क्वेश्चन में। भाई देखो अल्फा की वैल्यू होती है, मैंने बताया ना 10⁻⁻5 के ऑर्डर की। तो अगर T2 माइनस T1 100 डिग्री सेल्सियस भी है तो भी अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10⁻⁻3 आएगा। तो 10⁻⁻3 इज ऑब्वियसली वेरी वेरी लेस देन 1। तो मेजोरिटी केसेस में ये लग जाएगा, ठीक है ना। बट ये भी होता है, ये भी ध्यान रखना। क्लियर है, बताओ। अच्छा, अगर अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन हुआ तो क्या करेंगे, क्यों भाई। सपोज एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में करना। मान लेते हैं कि ये रॉड है, लेंथ एल, और इस रॉड का जो अल्फा दिया हुआ है वो है अल्फा नॉट अपॉन टी नॉट इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, वेयर टी इज टेम्परेचर। तो हमें निकालना है फाइंड इंक्रीज इन लेंथ व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, मान लेते हैं इनिशियली टेम्परेचर इसका है टी नॉट, टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम टी इक्वल टू टी नॉट टू टी इक्वल टू 3T0। निकालोगे अपने आप। अल्फा जो दिया हुआ है इस रॉड का वो टेम्परेचर का फंक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली मटेरियल्स का जो अल्फा होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू होगी, बट ये है कि मेजोरिटी केसेस में इन जनरल हम लोग बोल देते हैं कि चलो अल्फा को कांस्टेंट ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन इजी रहे, मैथ्स थोड़ा कम रहे, बस ये है। करो जरा इसको बताओ। सिंपली इसमें क्या करना है, जहां पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन में अल्फा को बाहर ले लिया था, फिलहाल हम उसको बाहर नहीं ले पाएंगे। तो हम dl अपॉन एल जब लिखेंगे इक्वल टू अल्फा डी टी, तो अल्फा नॉट अपॉन टी नॉट डी टी में अंदर टी स्क्वायर डी टी बच जाएगा, और इंटीग्रेट करेंगे इसको, इसको इंटीग्रेट करेंगे सपोज L1 से L2, ठीक है। तो टी स्क्वायर ये हो जाएगा टी नॉट से 3T0। तो यहाँ से देख लो क्या आएगा, इधर आएगा ln ऑफ L2 अपॉन L1 एंड दिस इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये t³/3 हो जाएगा, तो 26 बचेगा। 26 अल्फा नॉट टी नॉट स्क्वायर अपॉन 3 आएगा ये, देख लो। तो यहाँ से L2 की वैल्यू मिल जाएगी L1 e⁻² 26 अल्फा नॉट टी नॉट स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है ना। तो L2 की वैल्यू L हो गई, तो यहाँ से डेल्टा L चाहिए था, तो डेल्टा L की वैल्यू हो जाएगी L ब्रैकेट e⁻² 26 अल्फा नॉट टी नॉट स्क्वायर बाई 3 एंड -1। बताओ क्लियर है या नहीं, किसी को डाउट इसमें, बोलिए। और देखो, अच्छा अल्फा का वेरिएशन एक और तरह से दिया होता है। जैसे मान लेते हैं कि इस रॉड का ये एंड x इक्वल टू 0 पे है और ये एंड x इक्वल टू L पे है, ठीक है। और इस रॉड का जो अल्फा है ये एक नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका जो अल्फा दिया हुआ है वो दिया है अल्फा नॉट 1 प्लस एक्स अपॉन एल। तो हमें निकालना है फाइंड चेंज इन लेंथ, फाइंड चेंज इन लेंथ व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज बाई डेल्टा टी, ठीक है ना। और इसमें दिया हुआ है कि अल्फा डेल्टा टी इज वेरी वेरी लेस देन 1। ये अप्रोक्सीमेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं।
एक वेरिएशन तो है कि अल्फा टेम्परेचर का फंक्शन है, और एक वेरिएशन है जिसमें अल्फा एक्स का फंक्शन है, यानी रॉड ही नॉन यूनिफॉर्म है। दोनों में फर्क है, एक बार देख लो ध्यान से, कोई डाउट है बताइए, करो इसको ट्राई। देखो इस केस में क्या करना है, अब देखो हर एक एलिमेंट का अल्फा अलग अलग है, तो हमें एलिमेंट वाइज चलना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं जो रॉड के एक एंड से dx, एक एंड से x डिस्टेंस पे है और dx विड्थ का है। देखो अब ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का ऐसे समझ लो कि इनिशियली बिफोर चेंजिंग टेम्परेचर इसका लेंथ है dx, और बाद में इसका जो लेंथ है वो dx से बढ़ के हो जाता है सपोज dy। ये पहले लेंथ dx है और बाद में ले लेते हैं हो जाता है लेंथ dx प्लस dy व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस बाई डेल्टा टी। बोलो, तो ये बताओ dx dy डेल्टा टी और अल्फा में क्या रिलेशन लिखोगे? तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या कि डेल्टा एल यूजिंग डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है? अल्फा डेल्टा टी को अगर छोटा ले लोगे तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने ऊपर डिराइव किया है, ये जो फॉर्मूला, ये वाले फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? क्यों भाई, मैंने कहा ना मेजोरिटी केसेस में तो यही यूज हो ही रहा है। अब डेल्टा एल की जगह हम लोग लिखेंगे डी वाई, एल की जगह लिखेंगे हम लोग डी एक्स, अल्फा की जगह लिखेंगे अल्फा नॉट 1 + x/L, और डेल्टा टी की जगह डेल्टा टी ही आएगा। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां से देखो अल्फा नॉट डेल्टा टी बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा 1 + x/L इंटू डी एक्स, और x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, 0 से l जाएंगी। तो ये देख लो कितना आता है ये, क्यों भाई, ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी? क्या 3/2 ऑफ अल्फा नॉट डेल्टा टी एल आएगा? बताइए। कोई डाउट इसमें? सर ये प्रैक्टिकली होता है सर, ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है अल्फा। हाँ मतलब हमने ऐसे ही बना दिया, एक ऐसा मटेरियल बना दिया है जिसका हर हर पॉइंट अलग अलग मटेरियल का है। हाँ यस सर। मतलब ऐसे समझ लो कि कई सारे मटेरियल का हमने चिपका के एक नया मटेरियल तैयार कर दिया, ऐसे ही है। क्वेश्चन में तो खैर देखो हो ही सकता है ना, क्वेश्चन में तो कुछ कह ही नहीं सकते। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा फर्स्ट वेरिएशन। सेकंड वेरिएशन में देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें जरा मुझे एक चीज ये बताना, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रिंग है, ठीक है, लेकिन ये रिंग ऐसी है कि इसका कुछ पोर्शन ऊपर से खाली है, दिख रहा है, और इस रिंग का रेडियस सपोज आर है। ठीक है, इस रिंग के ऊपर हमने कोई भी दो पॉइंट लिए और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं y है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इनके बीच का डिस्टेंस y है, और ऊपर ये जो गैप है, दिस गैप इज d, दिस गैप इज d। दिस गैप इज d। ठीक है, अब मुझे ये बताना है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं अगर हम, तो r y और d पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब कौन इंक्रीज होगा कौन डिक्रीज होगा, या सारे इंक्रीज होंगे सारे डिक्रीज होंगे? ठीक है, और एक और दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से,
मान लेते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर शीट है और उस रेक्टेंगुलर शीट में इस तरह से दो कैविटीज हैं, ठीक है। एक कैविटी सर्कुलर है और एक कैविटी सर्कुलर है और एक कैविटी स्क्वायर है सपोज, ठीक है। मेटल प्लेट है ये और हम इसका भी टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो दो पॉइंट है सपोज, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या इन दोनों के बीच का इफेक्ट पे क्या पड़ेगा, या इसके कॉर्नर से डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और इस डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये सारे डिस्टेंसेस हमने अलग अलग मार्क कर लिए हैं। ये वाला डिस्टेंस सपोज ए है, ये वाला डिस्टेंस सपोज बी है, ये डिस्टेंस फिर से सपोज सी है और ये वाला डिस्टेंस सपोज डी है। यानी ए बी सी डी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। और एक और सिमिलर प्रॉब्लम है, एक और सिमिलर प्रॉब्लम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगुलर फ्रेम है, ठीक है। और इस ट्रायंगुलर फ्रेम के भी साइड्स दिए हुए हैं, ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है और ये वाला एंगल थीटा है। कहने का मतलब है जितने भी वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उन वेरिएबल्स के बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से वेरिएबल इंक्रीज होने वाले हैं, कौन कौन से डिक्रीज होने वाले हैं। क्यों भाई? तो स्टार्ट करो इस रिंग से, बताओ जरा। R के ऊपर क्या बोलोगे, Y के ऊपर क्या बोलोगे और D के ऊपर क्या बोलोगे, बताओ क्या कहोगे रिंग वाले केस में, जवाब दो कुछ। रेडियस बढ़ेगा। रेडियस बढ़ेगा, करेक्ट, रेडियस बढ़ेगा। और D इनफैक्ट कम होगा। रेडियस बढ़ने का जो फंक्शन है वो भी वही रहेगा। Y के बारे में क्या कहोगे? Y बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। हम्म ये भी बढ़ेगा। Y भी बढ़ेगा और Y के बढ़ने का भी फंक्शन वही रहेगा। व्हाट अबाउट D? सर डी कम कम हो हो जाएगा, जाएगा। हाँ, डी कम हो कम। जाएगा। D भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यही बात मुझे समझानी है यहाँ पे। देखो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होने का मतलब है कि अगर ये ऑब्जेक्ट फ्रीली रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पे, समझना ध्यान से, तो ये चारों तरफ एक्सपैंड होगा, इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। तो ऐसे समझो कि इसके सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे रखते हुए अगर तुम बॉडी को एक्सपैंड करोगे, तो बॉडी को एक्सपैंड करने का मतलब है, तुम ऐसे समझ लो जैसे हम लोग जूम करते हैं ना, जैसे मैंने जूम कर दिया, अब तुम्हें क्या लगता है डी बढ़ गया पहले वाले से कि कम हो गया? जैसे हम जूम करते हैं ना, ऑप्टिकल जूम, तो सेम वैसे ही थर्मल एक्सपेंशन भी है। जब हम इसको जूम करेंगे तो एक पिक्चर एक्सपैंड होगी, तो सेम वे में वो ऑब्जेक्ट भी एक्सपैंड होगा। और जिस रेशियो से, मतलब जिस रेट से उसका रेडियस बढ़ेगा उसी रेट से उसका वाई भी बढ़ेगा और सेम उसी रेट से उसका डी भी बढ़ेगा, ठीक है। इधर क्या कहोगे एबीसीडी के बारे में?
ए बी सी डी के बारे में क्या कहोगे? तो यहां भी हम यही बात बोलेंगे, तो यहां भी हम यही बोलेंगे, ऑल विल इंक्रीज एट सेम रेट। ये ध्यान रखना, सेम रेट से चारों ही इंक्रीज होंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक डिक्रीज होगा, क्योंकि वो पिक्चर एक्सपैंड करोगे तो उसमें वो सारे डायमेंशंस बढ़ेंगे। यहां क्या कहोगे L1 L2 L3 के बारे में? क्यों भाई, L1 L2 L3 के बारे में? तो L1 L2 L3 भी सेम उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, यानी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के हिसाब से। लेकिन इस केस में थीटा जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये मैंने जो तीनों रॉड्स लिए थे ना, ये तीनों रॉड्स सेम मटेरियल है, मतलब एक ही मटेरियल का फ्रेम है, ये अलग अलग मटेरियल का नहीं है। तो जब हम जूम करेंगे ना इस पिक्चर को, तो तुम ध्यान से देखोगे थीटा नहीं चेंज होगा। L1 L2 L3 बढ़ेंगे लेकिन थीटा चेंज नहीं होगा, बॉडी का शेप नहीं चेंज होगा जब तक कि वो यूनिफॉर्म मटेरियल की बॉडी है। तो बताओ, यस सर। क्लियर है ये बात? क्लियर है, बोलो। यस सर। यस। सर ठीक, इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, मतलब यही पूछा जाएगा? क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, और क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। एक पॉइंट और कर लें फिर क्वेश्चन करते हैं। थर्ड केस में लिखेंगे, थर्ड केस में लिखेंगे इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक, इफेक्ट ऑन टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम क्लॉक। अब सपोज मान के चलो कि जो पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम है, अगर वो मेटल का बना हुआ, ठीक है, नॉर्मली जो बड़े क्लॉक टावर्स हैं उसमें मेटल का ही रहेगा, तो क्या होगा कि टेम्परेचर घटने बढ़ने से विंटर्स में समर्स में, तो टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या होगा, क्या उसके लेंथ में चेंज आएगा, और लेंथ में चेंज आएगा तो उसका टाइम पीरियड भी चेंज होगा, और टाइम पीरियड चेंज होगा तो वो जो क्लॉक है वो स्लो या फास्ट होगी। तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट तो ये कि जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई अंडर रूट L बाई जी के इक्वल बनेगा। क्यों भाई, जो भी टाइम पीरियड हो, मतलब सपोज रॉड है कुछ भी है, अंडर रूट के अंदर L बाई जी तो आएगा ही आएगा, कोई और कांस्टेंट आ सकता है। तो यहां से ये बात तो बोल सकते हैं ना कि जो टाइम पीरियड है वो अंडर रूट L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम ये बताओ कि एरर इक्वेशन जैसे बदलते थे ना, एरर इक्वेशन और थर्मल एक्सपेंशन के कई सारे क्वेश्चंस में बहुत सिमिलरिटी आएगी, क्योंकि एरर में भी हम लोग एक बात ये बोलते थे कि जो अमाउंट ऑफ चेंज है वो बहुत छोटा है, तो हम लोग कैलकुलस यूज कर सकते हैं। सेम यही चीज यहाँ पे भी वैलिड है, क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, थोड़ा सा ही इंक्रीमेंट है, 1-2% का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ भी हम कैलकुलस यूज कर सकते हैं। तो क्या यूजिंग कैलकुलस इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन में बदल सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी इज 1/2 ऑफ डेल्टा एल बाई एल? बताओ। और डेल्टा एल बाई एल को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को मैंने इस बार थीटा से लिख दिया है क्योंकि टाइम पीरियड टी से है। बोलो, तो ये एक फॉर्मूला आएगा जो हमें पेंडुलम क्लॉक के टाइम पीरियड में क्या चेंज आ रहा है वो हमें बताएगा। ठीक है, टी यहां क्या है, टी यहां पे है टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक या टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम पीरियड। अब जरा एक बात समझना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है, 2 सेकंड, और मान लो कि उसके टाइम पीरियड में जो चेंज आ रहा है वो 0.02 सेकंड का आ रहा है, मतलब 1% का चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हर 2 सेकंड में, ध्यान से समझना, इन एवरी 2 सेकंड्स क्लॉक विल स्लो डाउन और बिकम्स फास्टर बाई 0.02 सेकंड। मतलब जहां उसको 2 सेकंड बताना चाहिए वहां वो 0.02 सेकंड का एरर बताएगी, यानी एवरी 2 सेकंड में कितना एरर आ रहा है, 0.02। तो जरा बताओगे कि पर सेकंड कितना चेंज हो रहा होगा, पर सेकंड लॉस और गेन बाई क्लॉक। तो क्या ये जो पर सेकंड लॉस और गेन है इसको हम डायरेक्टली डेल्टा टी बाई टी बोल सकते हैं, मतलब जो डेल्टा टी बाई टी है
दिस इज पर सेकेंड लॉस और गेन बाई क्लॉक, ठीक है ना। मतलब अगर दिया होगा कि 24 घंटे में घड़ी जो है 5 सेकंड स्लो हो जा रही है, तो हम निकाल सकते हैं कि पर सेकंड कितना स्लो हो रही है, ठीक है। और ये तो क्लियर है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीजेस होगा, तो क्लॉक विल स्लो डाउन। क्यों भाई? क्लॉक विल रन स्लो एंड वाइस वर्सा। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ पहले सेकंड नंबर, ठीक है। ठीक है, देखो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर कुछ। क्लॉक पे तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है, ये है देखो। देखो जैसे इसको ट्राई करके देख लो, आ जाएगा। इसमें निकालना है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ फॉर मेटल, और इसमें ये भी निकालो ऑल्सो फाइंड कैलिब्रेशन टेम्परेचर ऑफ क्लॉक, मतलब वो टेम्परेचर जिसपे वो क्लॉक करेक्ट टाइम बताएगी। देखो इसको ट्राई करो। देखो इसमें क्या करेंगे, अ क्लॉक विथ मेटेलिक पेंडुलम 5 सेकेंड इज 5 सेकेंड फास्टर ईच डे एट ए टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है इसमें, डेल्टा टी अपॉन टी इज हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो वो फास्ट होगी, तो कितना फास्ट हो रही है, तो ये हो रहा है 5 सेकेंड ईच डे। तो क्या करो, 5 सेकेंड को पहले डे से डिवाइड करो, तो 24 इंटू 3600 एंड दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा। तो उसका कैलिब्रेशन टेम्परेचर ज्यादा होगा, 15 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तो ये एक इक्वेशन बनेगी। और सेकंड केस में कह रहा है कि 10 सेकेंड स्लोअर, तो 10 सेकेंड स्लो है पर डे, तो पर सेकेंड कितना होगा, तो 10 सेकेंड में 3600 डिवाइड करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू हाफ अल्फा। तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है वो टीसी से ज्यादा होगा, तो ये इक्वेशन 2 आएगी। देखो तो इन दोनों को सॉल्व करो, कैलिब्रेशन टेम्परेचर कितना आता है और अल्फा कितना, 20 डिग्री सेल्सियस। कैलिब्रेशन टेम्परेचर आता है 20 डिग्री सेल्सियस और अल्फा की वैल्यू 2.31 into 10 की पावर -5। 2.31 इंटू 10 पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। मेन मुझे ये समझाना है यहाँ पे कि डेल्टा टी बाई टी को ये कैसे लिख दिया है, ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हालांकि टी होता है टाइम पीरियड, डेल्टा टी होता है टाइम पीरियड में कितना चेंज है, बट डेल्टा टी अपॉन टी अगर हम कर दें तो हमको मिल जाएगा कि पर सेकेंड क्लॉक कितना लॉस कर रही है या कितना गेन कर रही है। तो हम लोग पर सेकेंड निकाले ले रहे हैं क्योंकि 5 सेकेंड ईच डे दिया हुआ है, एक दिन में 5 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना स्लो हो रही है, फास्ट हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट या नहीं, बताओ किसी को डाउट बताइए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्राई करो। कैलकुलेशन थोड़ा हो सकता है। कह रहा है इन एन एल्यूमिनियम शीट देयर इज अ होल ऑफ डायमीटर 2 मीटर and is horizontally mounted on a stand. Onto this hole there is an iron sphere. तो एक एल्यूमिनियम शीट है, ठीक है, और उसमें एक होल है, ठीक, एंड देयर इज एन आयरन स्फीयर, और ये आयरन स्फीयर उसके ऊपर रखा हुआ है। तो शुरुआत में क्या है कि वो आयरन स्फीयर ऊपर ही रखा हुआ है, मतलब नीचे गिर नहीं रहा है क्योंकि होल है छोटा और स्फीयर का डायमीटर है बड़ा, और इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दिस सिस्टम इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो दोनों का टेम्परेचर, दोनों का एक्सपेंशन होगा, होल का भी एक्सपेंशन होगा और स्फीयर का भी एक्सपेंशन होगा, तो कौन से टेम्परेचर पे वो फॉल डाउन हो जाएगा,
तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब एल्यूमिनियम शीट का अल्फा ज्यादा होना चाहिए। तो क्या ऐसा है या नहीं है? क्यों भाई? Yes. एल्यूमिनियम शीट का अल्फा ज्यादा होना चाहिए तभी ऐसा होगा। मतलब एल्यूमिनियम ज्यादा तेजी से एक्सपैंड हो, आयरन उतना तेजी से नहीं एक्सपैंड हो। तो ऐसा है, तो ऐसा डेफिनेटली हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ऐसा टी टेम्परेचर पे होगा, तो टी टेम्परेचर पे दोनों का साइज बराबर कर दो। तो आयरन का साइज क्या बनेगा टी टेम्परेचर पे? तो 2.004 इंटू 1 प्लस अल्फा आयरन इंटू डेल्टा टी। मान लेते हैं डेल्टा टी बढ़ाना पड़ेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 2.0 इंटू 1 प्लस 2.4 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको डेल्टा टी मिल जाएगा। बताओ कितना आता है? कैलकुलेशन तो है भाई थोड़ा सा। ये डेल्टा टी की वैल्यू शायद आनी चाहिए 166.7 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हो जाएगा 25, उसमें ऐड कर दो तो टेम्परेचर आ जाएगा 191.7 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन क्लियर है क्या हुआ इसमें? बोलिए। Yes, sir. और देखो और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2 अल्फा नॉट डेल्टा टी। 2 अल्फा नॉट डेल्टा टी। देखो रॉड ऑफ लेंथ L इज pivoted at end A। ठीक है, और एंड A के अबाउट ओमेगा से ये घूम रही है, लेंथ इसका L है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्यों भाई? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ml²/3 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L² ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर हम इसमें थोड़ा कैलकुलस लगाएं तो इसको लिखेंगे 2 डेल्टा L/L प्लस डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी -2 डेल्टा L/L, और डेल्टा L/L को हम लोग अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो ये -2 टाइम्स अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। हेंस बोल सकते हैं एंगुलर स्पीड डिक्रीजेस बाई 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 कर दो तो परसेंट में आ जाएगा। बताओ, चैप्टर इजी है, चैप्टर में डिफिकल्ट नहीं है। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. सर बायनॉमियल अप्रोक्सीमेशन से भी कर सकते हैं हाँ ना? हाँ, अरे मैथ है, फिर वही बात है, मैथ है, जाए जैसे करो। ठीक है, तो अभी इसमें इतना ही रखते हैं, अभी है तो इसमें बहुत सारी चीजें बताने वाली भी।